लिफ्ट में चढ़े हो और दूसरी मंजिल दबा जाना है तो -2 थोड़ी ही दबाओगे। बड़े से बड़े अंधविश्वासी को बोलो कि आज प्लेन उड़ाने पंडित जी या मौलवी जी या पादरी जी आएंगे, वो आके बोलेंगे बम फट, तो प्लेन ऐसे उड़ेगा, तो तुम बैठोगे उस प्लेन में। खाना देना है किसी रेस्टोरेंट में, तो रेस्टोरेंट के नंबर की जगह 100 या 101 डायल कर दिया। वो बोल रहे नहीं आएगा, तो वो डिलीवरी वाला ही अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। ये फ्लाइट पे चढ़े हो, वो बोल रही है कि भैया सीट बेल्ट बांध लो, न साचे गुरु का बालका, मरे न मारा जाए। ऐसा तो नहीं करता, कोई नहीं करता। फ़ोन चार्ज क्यों करते हो? अपनी आँखों के तेज से उसको एक बार निहार भर दो, तो सिर्फ चार्ज नहीं होगा, गर्म होकर फट जाएगा। कपड़ा तुम्हें दिन रात छू रहा है, बताओ किसने बनाया कपड़ा? और अब क्या करें? खाना देने आता है गेट पे, बताओ उसकी जात धर्म मजहब कुछ बताओ, पता है? नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, हाँ, हम सब आपकी सेहत को लेके काफी चिंतित हैं। तो आप कैसे हैं अभी? तुम्हारे सामने बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, कैसा हूँ? क्या प्रश्न है? अगर खराब हो जाऊंगा तो सामने नहीं आऊंगा, जब तक सामने आ रहा हूँ तो ठीक ही है, कोई इसमें ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अ, आचार्य जी, मेरा जो सवाल है, जो मेन सवाल है, वो जो हमारे जन सामान्य सब लोग हैं उनसे काफी रिलेटेड है। ये सवाल इस प्रकार है कि क्या जो ये काला जादू या जो काली शक्तियां जिसकी बात हम करते हैं, क्या ये सही में एग्जिस्ट करती है? जैसे कि किसी इंसान को के ऊपर काफी वशीभूत हो जाना, या अ, किसी आदमी को जिंदा लाश बना देना, या किसी लाश को जिंदा आदमी बना देना, क्या ऐसी कोई शक्तियां सही में एग्जिस्ट करती हैं? तो सुनील, कई बार बात करी है ना, प्रकृति के नियमों में बेटा कोई नहीं छेड़छाड़ कर सकता। हम्म? लोहे को जिस स्थिति में और जिस प्रक्रिया से जंग लगता है वो लगेगा ही। ये नियम है प्रकृति का, उसमें थोड़ी ये होता है कि कभी ऐसा होगा कभी वैसा होगा। बंधा हुआ ठोस नियम है, ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। वैसे ही शरीर भी भौतिक है, उसके भी अपने नियम हैं, उन नियमों को कोई नहीं बदल सकता। आप ऐसे आदमी को देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ खास चीज़ है, चेतना हो सकती है खास, लेकिन ये सब क्या है? तुम इसका एनालिसिस करोगे तो इसमें बहुत सारा पानी है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, और फिर जाओगे तो फिर जो तुम्हारे मेटल्स और मिनरल्स होते हैं उनके ट्रेसेस मिलेंगे। ये और क्या है? ये पूरे तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये तो। आदमी का शरीर ले लोगे तो 70% तो उसमें से पानी ही है, उसके बाद जो बचा है वो बहुत सारा कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फिर उसमें आयरन मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा, ये सब जिंक, ये सब मिल जाएंगे छोटे छोटे। अब इस पे क्या कोई किसी का जादू टोना चलेगा? अगर मनुष्य के शरीर पे चल सकता तो फिर जिंक पे भी चल सकता है। जो जादू टोना करते हैं उनको बोलो ये जिंक है इतना, ये ले लो, और ये कार्बन है, ये ले लो, कोयला। उनके सामने कार्बन रख दो, और मनुष्य के शरीर में नमक होता है, नमक रख दो, और यहाँ शक्कर भी होती है, शक्कर रख दो, और बोलो जो करना इस पे कर दो। इस पे अगर कर सकते हो तो ही मनुष्य के शरीर पर भी कर पाओगे, क्योंकि इंसान का शरीर भी यही है।
इन्हीं से बना नहीं, यही है, यही है, यही तो है। लो कर दो, इस पे कुछ करके दिखा दो। नाइट्रोजन या वाटर या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जो हो सकता है वो केमिस्ट्री के नियमों के अंतर्गत ही हो सकता है। हो तो सकता है, पर वही होगा जिसको रसायन शास्त्र अनुमति देता हो। टोना शास्त्र से थोड़ी होगा। टोना शास्त्र लेके नहीं तो फिर तुम किसी केमिस्ट्री की लैब में घुस जाओ। चलता था बहुत समय तक, एल्केमी चलती थी। जानते हो एल्केमी क्या होती है? अभी मुश्किल से न्यूटन के समय तक था। न्यूटन खुद एल्केमी में लगे हुए थे। बाप रे, न्यूटन के अपनी जो नोट्स मिले हैं, न्यूटन ने बहुत सालों तक कोशिश करी एल्केमी की। एल्केमी माने किसी इस साधारण चीज को सोना बना दूंगा, लोहे को, किसी चीज को सोना बना दूंगा। तो बहुत बड़ी मान्यता थी बस अभी कुछ 100 सालों पहले तक यूरोप में कि एल्केमी होती है। और न्यूटन जैसे लोग भी मानते थे कि एल्केमी होती है, और वो कहते थे कि ये धर्म ग्रंथों में लिखा है। न्यूटन अपने शुरुआती दिनों में और शायद बाद तक भी बड़े धर्मपरायण आदमी थे। तो वो भी लगे हुए थे कि कितनी उन्होंने इक्वेशंस लिखी, ये लिखी कि कैसे लोहे को या तांबे को सोना बनाया जाए। अब वो नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता, लिखा हो किसी धर्म ग्रंथ में। धर्म ग्रंथ की तो बात ही नहीं है। हाँ, केमिस्ट्री की किसी ग्रंथ में लिखा हो तो हो सकता है, पर केमिस्ट्री के ग्रंथ में तो तभी लिखा जाएगा जब पहले प्रयोगशाला से साबित होके आएगा, फिर लिखा जाएगा। समझ रहे हो? तो ये क्या बोलूं इन सब बातों के बारे में। आचार्य जी, इसमें मतलब सवाल जो ज्यादा बड़ा यही आता है कि जब आप, जैसे आपने बात किया आइंस्टाइन, वो भी इसमें करते कि मतलब वो न्यूटन 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 अगर कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट रखता है उसके बाद भी अगर इसमें यकीन रखता है, वहां पे सवाल फिर थोड़ा सा। साइंटिफिक टेम्परामेंट उसका इतना ही है कि बाहर बाहर से काम चलता रहे। सबसे बड़ा अंधविश्वासी आदमी भी फोन को तो बटन दबा के ही चलाता है ना। इतना तो साइंटिफिक टेम्परामेंट उसका भी होता है। दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वासी आदमी होगा, लेकिन अगर उसने अपना फ़ोन में पासवर्ड सेट किया है 1100, तो वो 7894 नहीं डालेगा। वही थोड़ी बोलेगा कि मैं अपने प्रभु का नाम लेके 7894 डालूंगा तो फ़ोन खुल जाएगा। इतना साइंटिफिक टेम्परामेंट तो मजबूरी होता है, सबको रखना पड़ता है, नहीं तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। तो उतना साइंटिफिक टेम्परामेंट, उतना वैज्ञानिक रवैया तो हम सभी रखते हैं कि जितने में हमारी ज़िंदगी की पोल ना खुल जाए। लिफ्ट में चढ़े हो, अब दूसरी मंजिल दबा जाना है तो -2 थोड़ी दबाओगे, हाँ? और बोलो कि जाको राखे साईं हम मार सके ना कोई। करोगे क्या? खाना देना है किसी रेस्टोरेंट में तो रेस्टोरेंट के नंबर की जगह 100 या 101 डायल कर दिया, और बोल रहे हो नहीं आएगा तो डिलीवरी वाला ही, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। हाँ भाई, ऐसा तो नहीं करोगे। फ्लाइट पे चढ़े हो, वो बोल रही है कि भैया सीट बेल्ट बांध लो, न साचे गुरु का बालका, मरे न मारा जाए। ऐसा तो नहीं करता, कोई नहीं करता। वो उतार के नीचे फेंक देगी। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट आज के युग की मजबूरी है।
नहीं रखोगे तो लतियाए जाओगे, फ़ोन काम नहीं करेगा, फ्लाइट से फेंक दिए जाओगे, पुलिस उठा ले जाएगी, सड़क पे पीटे जाओगे। तो उतना साइंटिफिक टेम्परामेंट तो विवश होकर रखना पड़ता है, पर हम बस उतना ही रखते हैं पर उतना ही। जब बात आती है ऐसी चीज़ों की जहाँ पर हर तरीके की मूर्खता चल जाएगी, कोई पकड़ के प्लेन से नीचे नहीं फेंकेगा, वहाँ हम कहते हैं कि यहाँ हम अपने अंधविश्वास को राज करने देंगे, यहाँ हमारा अंधविश्वास काम करेगा। बड़े से बड़े अंधविश्वासी को बोलो कि आज प्लेन उड़ाने पंडित जी या मौलवी जी या पादरी जी आएंगे, वो आके बोलेंगे बम फट और प्लेन ऐसे उड़ेगा, तो तुम बैठोगे उस प्लेन में? तुम देखो कॉकपिट में कोई घुसा जा रहा है, धर्माचार्य, किसी भी धर्म मजहब का हो, किसी का भी, तो तुरंत क्या करोगे? वो घुस रहा है सब मंत्र पढ़ते हुए या कुछ भी, तो क्या करोगे? फट से भागोगे। क्यों भाग रहे हो? क्योंकि पता है कि नहीं चलेगा। पर उसी प्लेन में जब बैठ जाते हो और टेक ऑफ करने वाला होता है, तो मैंने कितने ही लोगों को आंख बंद करके मंत्र बुदबुदाते देखा है, खासकर वो लोग जो पहली दूसरी बार चल रहे होते हैं। समझ में आ रही बात? क्योंकि यहां तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, यहां तुमको पता है कि मामला चल जाएगा। विज्ञान ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम वैज्ञानिक मत रखें, पर पूरी तरह मजबूर नहीं कर पाया है। तो जिस हद तक मजबूर कर दिया है उस हद तक तो रखते हैं, पर जहां अभी मजबूरी नहीं है वहां हमने अपना भीतरी एक काला गुप्त तहखाना सुरक्षित रखा है, और उसमें हम अपने सब मान्यताएं और अंधविश्वास वो सब पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि वहां विज्ञान अभी हमको मजबूर नहीं कर पाया है। फोन चार्ज क्यों करते हो? अपनी आंखों के तेज से उसको एक बार निहार भर दो, वो सिर्फ चार्ज नहीं होगा, गर्म होकर फट जाएगा। पर एकदम घोर अंधविश्वासी आदमी जो बोलता होगा कलयुग चल रहा है, ये है वो है बकलो, वो भी लगाएगा चार्जर में ही। मैं तो कहता हूं इनके चार्जर फेंको सबके। बोलो तुम्हारे भीतर जो तुमने इतनी ऊर्जा उत्पन्न करी है, हर समय ऊर्जा ऊर्जा एनर्जी एनर्जी करते रहते हो, बहुत एनर्जी बात जबरदस्त है। हमारी ऐसी ऊर्जा उठती है, हमारी वैसी ऊर्जा उठती है। अरे थोड़ी सी ऊर्जा से वो फोन भी चार्ज कर लो। पर पता है कि फंस जाएंगे, तो वहां नहीं करते। जहां पता है कोई प्रमाण नहीं मांगने वाला, वहां करेंगे, कहेंगे आज यहां से ऊर्जा उठी है, यहां आ गई है। ऐसों को लिटाओ और उनके घुटने ऐसे मोड़ दो उनके पेट के ऊपर, और भड़बड़ा के जो डकार निकलेगी, बताओ यही थी ऊर्जा तुम्हारी जो उठ रही थी। है? तो विज्ञान हमें मजबूर करता जा रहा है। विज्ञान ने हमें मजबूर किया कि कोई भी जाति हो तुम उसका खून लोगे। हो गए ना मजबूर? स्वेच्छा से मानते कभी? स्वेच्छा से जिसकी रोटी नहीं खाते उसका खून खाते क्या कभी? शरीर में जिसके यहाँ की रोटी नहीं जाने देते, शरीर में उसके शरीर का खून जाने देते क्या कभी? विज्ञान ने मजबूर किया तो मानना पड़ा। ऐसे ही विज्ञान और 50 चीजों के लिए मजबूर करेगा, सब मानोगे। और फलाने लोगों में छुए नहीं। अच्छा बताओ जो कपड़ा पहना है किसने बनाया है? वो कपड़ा तुम्हें दिन रात छू रहा है, बताओ किसने बनाया कपड़ा? ओ अब क्या करें?
अच्छा, जो खाना देने आता है गेट पे, बताओ उसकी जात धर्म मजहब कुछ बताओ, पता है? पता? पायलट पर वापस आते, पायलट की जात कौन कौन पूछता है? विज्ञान ने मजबूर कर दिया कि हटाओ ये सब नालायकी। हम ऐसे ही हैं, तमीज से नहीं मानेंगे, मजबूर कर दिए जाएंगे तो मान लेंगे। जहां जहां मजबूर नहीं किए जा रहे वहां अभी भी हम अपने पुराने सब अंधेरे लेकर के जिद पे अड़े हुए हैं। सब हो, धीरे धीरे सब मजबूर हो रहे हैं, सबको मानना पड़ रहा है। हमारी बात समझ में है? चारी जी, अ, इसमें कई लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि आपकी तबीयत भी किसी टोटके की वजह से या इस किसी कारण वजह खराब हुई है, तो बेटा आचार्य तो फिर मैं भी हूँ। तुम अगर मंत्र ही मारोगे तो सबसे बड़ा मंत्र तो गीता का होता है, उससे बड़ा तो कुछ नहीं है। हम्म, उससे अगर किसी की तबीयत खराब की जा सकती तो मुझे पता होता, और मेरी करते होते तो मैं तुम्हारी कर देता। सबसे ऊंचा क्षेत्र है चिंतन और चेतना का, उसमें हमने अपनी सबसे घटिया वृत्ति घुसेड़ दी, दर्शन को अंधविश्वास बना दिया। कोई बड़ी बात नहीं है कि बिल्कुल ऐसा होता हो कि लोग गीता के श्लोक लेके भी बोलते हो कि ये श्लोक मारूंगा तो तेरे बाल उड़ जाएंगे। अंतर जगत की बात है अध्यात्म। ये जो बाहर का जगत है ये तो प्रयोग परीक्षण पर ही चलता है, और ये बात समझना अध्यात्म का हिस्सा है। प्रकृति बार बार आपको क्या समझाया जा रहा है? एक नियम है। क्या है? जिस नियम का कोई अपवाद, नो एक्सेप्शंस, नो एक्सेप्शंस, नो एक्सेप्शंस। Given normal temperature and pressure, water will boil exactly at, तुम उसे 100.1 नहीं कर सकते यार, क्यों जबरदस्ती लगे हुए हो? कोई अपवाद नहीं होते। और कोई आके ये सब दिखा रहा है कि ये मेरा खास पानी है और इस 100.1 पर उबलता है, तो उस पानी में कुछ मिला होगा, या इस आदमी का थर्मोमीटर गड़बड़ होगा, बस, या इसकी नीयत गड़बड़ होगी। 100 डिग्री की परिभाषा ही यही है, जब पानी उबल जाए उसको 100 डिग्री बोलते हैं। तो 100 पे कैसे नहीं उबलेगा? 0 डिग्री की परिभाषा यही है। कोई बोले नहीं साहब, अरे तो फिर आपकी जगह पे कुछ प्रेशर कम ज़्यादा हो सकता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा। या अगर आप नमक वगैरह मिला दो पानी में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऊपर नीचे होता है, वो अलग चीज़ होती है। एक मेरे से बोला, मैं सोता हूँ तो रात में जब जब लाइट वाइट बंद हो जाती है, लेटता हूँ तो कोई भी खटका होता है तो मैं झट से दरवाजे की ओर देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दरवाजे पे कोई है, वो आने की कोशिश कर रहा है भीतर। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट है, आधा। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट ही है, पर आधा है। साइंटिफिक क्यों है? कि जो आएगा वो दरवाजे से ही आएगा।
पर आधा क्यों है? क्योंकि दरवाजा लॉक है। या तो तुम ये कह दो कि आने वाला इतना जबरदस्त है कि वो दीवार से भी आ सकता है, तो दरवाजे की ओर ही काहे को देखते हो बार बार मुड़ मुड़ के बिस्तर से? और जैसे ही कुछ हवा चली, कुछ हुआ, चूहा है कमरे में, उसने कुछ खट कर दिया, तो खट से किधर को देखा? अगर भीतर घुसने वाला सचमुच वही है तो दरवाजे से काहे को आएगा? वो तो जमीन फाड़ के आएगा। पर देखते दरवाजे की ओर देखना है क्या? पार्शियल साइंटिफिक टेम्परामेंट कि आएगा तो दरवाजे से ही। पार्शियल क्यों है? क्योंकि दरवाजा तो आ तो सकता नहीं है, तो फिर क्यों देख रहे हो? ये हमारी जिंदगी है, आधी अधूरी। साइंस हमने उतनी ही ली है जितनी हमारी मजबूरी है। जहां हमारी मजबूरी नहीं, उसके आगे हमने साइंस ली ही नहीं। वहां हमारा अपना फिर किस्सा कहानी चलता है। और भी बात है, कोई घुसेगा तुम्हारे कमरे में तो उन्हीं फ्रीक्वेंसीज पे साउंड क्यों ओमिट करके आएगा जो तुम सुन सकते हो? जो पूरा ऑरल स्पेक्ट्रम है, रेंज है पूरी, तुम उसका इतना सा सुन सकते हो हिस्सा, 1% भी नहीं। जो घुस रहा होगा वो उसी रेंज में आवाज काहे को निकालेगा? आवाज निकालेगा ही काहे को? दूसरी बात, आवाज निकालने के लिए मटेरियल टू मटेरियल कोलिजन होना चाहिए। जो घुस रहा है वो मटेरियल तो है ही नहीं, तो आवाज क्यों आएगी? आवाज तो तभी आ सकती है ना जब एक मटेरियल से दूसरा मटेरियल टकराए। जो घुस रहा है वो मटेरियल तो है ही नहीं, तो आवाज काहे को करेगा? ये पार्शियल साइंटिफिक। तुम साइंस के कारण इतना तो मान गए हो कि घुसने वाला आवाज करता है, इतना तो तुमने मान लिया है, तो आवाज होती है तो तुम देखते हो। पर तुम ये नहीं भी मानने को तैयार हो कि घुसने वाला मटेरियल बीइंग ही हो सकता है। और अगर मटेरियल बीइंग है तो दरवाजे पे तो लगा हुआ है ताला। नॉन मटेरियल बीइंग के लिए स्पेस भी नहीं होता पागल। स्पेस इज अ कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ओनली टू द मटेरियल। अगर कुछ नॉन मटेरियल है जिसका दैहिक अस्तित्व नहीं है, जो एम्बॉडीड नहीं है, उसके लिए स्पेस भी नहीं होगा। पर इतनी साइंस अभी तुमने स्वीकार नहीं करी है। तुम कहते हो इसी स्पेस में नॉन मटेरियल बीइंग्स घूम रहे हैं। अगर वो नॉन मटेरियल है तो वो स्पेस में नहीं हो सकता। जो कुछ स्पेस में है उसकी डेफिनेशन यही है कि वो मटेरियल है। मटेरियल की डेफिनेशन ही क्या है? दैट विच एग्जिस्ट्स इन स्पेस। अगर कुछ नॉन मटेरियल है या डिसएम्बॉडीड है तो स्पेस में नहीं होगा, वो होगा फिर कहीं और। तो तुम्हारे स्पेस में तो आएगा नहीं, तो तुम खुश रहो, सो जाओ। पर उतनी साइंस हम नहीं मानते। हम उतनी ही साइंस मानते हैं जितने में मोबाइल फोन चार्ज हो जाए और हम इंस्टा ऐप्स देख लें, वो रील्स देख लें। वो भी विज्ञान है पूरा पूरा, उतना हम मानते हैं। वहां का ही नहीं करते हो बम बम भू। गूगल में सर्च क्यों करते हो? गूगल में फूंकते क्यों नहीं? उतना विज्ञान तो मानते हो कि जब तक सही सर्च फ्रेज नहीं दोगे तब तक सही लॉजिक है, वहां तो लॉजिक मानते हो। और जिंदगी में लॉजिक नहीं मानते। गूगल तुम्हें सही कुछ जवाब दे, इसके लिए तुम गूगल को सबसे पहले सही बात बोलते हो। पर अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं करते। कहते हो हम तुम्हें नहीं बताएंगे, तुम खुद ही समझ लो। करते नहीं। तुम न बताओ तो गूगल भी कुछ समझेगा? तो तुम न बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे समझेगा? पर वहां तो ये बोलते हो तुम इतनी सी भी हमारे दिल की बात नहीं समझते। हमें अगर बताना ही पड़ा तुम्हारा रिश्ता कैसा, ये गूगल को बोलो। उसके सामने बैठ जाओ, बोलो तू मेरे दिल पढ़ ले। गूगल के सामने चलेगा नहीं, मजबूर हो तो गूगल के सामने ये नालायकी करते भी नहीं। बॉयफ्रेंड के सामने ये नालायकी चल जाती है तो इसलिए वहां खूब करते हो। क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं।
नहीं बता तो दो क्या बात है। नहीं कोई बात नहीं है। नहीं जब तुम समझते ही नहीं तो हम क्या बताएं तुम्हें क्या बात है। यही वार्तालाप आप गूगल से करिए। और जिस दिन बॉयफ्रेंड भी मजबूर कर देगा उस दिन उसके साथ भी ये वार्तालाप नहीं करोगे। अभी वो स्वार्थी बैठा हुआ है, उसके भी अपने कुछ स्वार्थ हैं और इरादे हैं, तो वो सब झेल लेता है, तो उसके साथ ये चल जाता है कि इनपुट बिना आउटपुट चाहिए ना? बाहर क्या है? अध्यात्म से पूछ रहा हूं। बाहर क्या है? प्रकृति। जो कुछ भी इंद्रियगत है वो क्या है? और प्रकृति किस पे चलती है? उन नियमों का कोई अपवाद, खत्म बात। और उन्हीं नियमों को जानने को कहते हैं विज्ञान, बस और कुछ नहीं। तो विज्ञान अध्यात्म का ही एक क्षेत्र है। विज्ञान में अध्यात्म में कोई लड़ाई नहीं है। अध्यात्म में दोनों आते हैं ना, दृष्टा भी और दृश्य भी। हाँ, तो दृश्य के संधान को कहते हैं विज्ञान। दृष्टा और दृश्य दोनों को जानने को कहते हैं अध्यात्म। तो ये दोनों को ऐसा थोड़ी है अरे तुम तो बहुत मॉडर्न हो गए और साइंस की बात करते हो, हम पुराने लोग हैं, हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मॉडर्निटी माने साइंस और बैकवर्डनेस माने स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी माने साइंस प्लस सेल्फ नॉलेज, विद्या और अविद्या दोनों। इधर अविद्या, इधर बहुत गलत नहीं होगा अगर आप कहो कि साइंस इज अ सबसेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कहीं भी देखो कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी में कोलिजन हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है, तो जान लेना कि वो स्पिरिचुअलिटी नकली है। जहां कहीं भी देखो कि कोई अध्यात्म के नाम पे बोल रहा है कि विज्ञान तो बेकार की बात है, जान लेना वो आदमी नकली है। असल में नकली ग्रंथ को या नकली साधक को या नकली आध्यात्मिक गुरु को पहचानने का ये एकदम रामबाण तरीका है। ये देखो कि उसका साइंस, विज्ञान के प्रति रुख क्या है। जिस स्पिरिचुअल ग्रंथ में या टीचर में साइंस के लिए इज्जत ना हो, वो आदमी साइंस को ही नहीं स्पिरिचुअलिटी को भी इज्जत नहीं देता। उसको ऐसे ही करो, क्या क्रॉस। अगर आपको कोई स्पिरिचुअल लीडर मिला जो साइंस का मजाक उड़ाता है या साइंस के महत्व पर जोर नहीं देता, तो वो आदमी साइंस ही नहीं स्पिरिचुअलिटी से भी अनभिज्ञ है। उसको पूरी तरह हटाओ। और हमारे देश में खासकर, दुनिया में भी, अमेरिका में भी वैसे ही है। ये बन गया है कि जो लोग साइंस से घबराते हैं वो स्पिरिचुअलिटी में घुस जाते हैं, क्योंकि साइंस की दुनिया ना बड़ी सख्त है। वहां आपकी भावना और आपकी कल्पना और आपके गुलाबी अरमानों के लिए कोई जगह नहीं होती है ना। मैं यहां से गेंद फेंकूंगा, गुलाबी गेंद, तो गुलाबी गेंद मैंने जिसकी तरफ और जिस गति से फेंकी है और जिस कोण पर फेंकी है वो वहीं जाएगी। आप कितना भी अरमान कर लो कि मेरी गुलाबी गेंद आपको ऐसे अरमान से नहीं आएगी आपके पास। वो तो जो नियम है उसी नियम के अनुसार जैसे फेंकी होगी ऐसी पहुंच जाएगी।
चूंकि विज्ञान हमारे अरमानों को महत्व नहीं देता, तो इसलिए बहुत लोग, खासकर जो इमोशनल किस्म के लोग होते हैं, वो विज्ञान से बहुत चिढ़ते हैं, बहुत। क्योंकि वहाँ तर्क चलता है, वहाँ कारणता चलती है, कॉजैलिटी चलती है। कॉजैलिटी का मतलब है जो करोगे वो भरोगे। और बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं, हमने करा तो कुछ नहीं, पर हमें मिलना इतना चाहिए। अब ये लोग साइंस से नफरत करेंगे, जो नफरत करेंगे। समझ में आ रही बात? कारणता, कॉजैलिटी। तो इसलिए लोग फिर साइंस से मुंह छुपाने के लिए आते हैं एक नकली किस्म की आध्यात्मिकता में, जहां बोला जाता है साइंस कुछ नहीं होती, मटेरियल वर्ल्ड भी मिस्टिकल बमफट से चलेगा। मटेरियल वर्ल्ड मटेरियल लॉस से चलेगा, वो मिस्टिकल फूफा से नहीं चलेगा। मिस्टिकल फूफा करने वाले बस एक मोबाइल चार्ज करके दिखा दें, बोलो गुरुजी बाकी तो सब ठीक है, आपकी जबरदस्त ऊर्जाएं हैं, ये मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है थोड़ा, और आपको जो दान दक्षिणा देनी थी वो यूपीआई से ही देते, पर देंगे तभी जब आप अपनी गुप्त ऊर्जाओं से मेरा मोबाइल चार्ज कर दें। चार्ज कर दीजिए, हम अभी सब सर्वस्व अर्पित कर देंगे। जितने के जितने हैं सारे यही, ऐसा हो सकता है, ऐसा करा जा सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अरे पॉसिबिलिटी तो है, करके तो दिखा दे। पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, ये भी दैट यू आर इनसेन, एनीथिंग इज पॉसिबल। कम ऑन, प्रूव इट, डेमोन्स्ट्रेट। देयर इज नो डेमोन्स्ट्रेशन, जस्ट अ बिविल्डरिंग कोरस ऑफ टेम्पटिंग पॉसिबिलिटीज। वो जो पॉसिबिलिटी है वो सारी मालूम में क्या होती है? कामना। ताकि आपके भीतर आपको बोला जाए देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ताकि आपकी कामना को लगे कुछ संभावना है। कामना होती मूर्ख है, उसको बस इतना बोल दो इट इज पॉसिबल, तो 10 साल आप चक्कर लगाएगी जिसने बोल दिया इट इज पॉसिबल, 10 साल चक्कर लगाएगी। उसको जितना बोल दो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। वैसे बात तो उसने सही बोली। अब जैसे जैसे ये होगा कि कुछ हो गया है, इनको, वैसे वैसे बहुतों की बाँछें खिलेंगी। कहेंगी ये जो इसने चुनौती दी थी ना कि भूत प्रेत कुछ कर सकते हैं तो करें, वो जो अभी चुड़ैल वाला बोला था, छम्मो चुड़ैल, नीतू जी कह रही हैं कि पेड़ की पूजा से पति की लंबी आयु ये कैसे पाई जाती है? तो बहुत सीधी सी बात है इसमें। देखिए पेड़ के ऊपर कौन बैठती है? छम्मो चुड़ैल। और जो छम्मो चुड़ैल है वो छम्मक छल्लो बन जाती है रात के वक्त, और रात के वक्त वो आती है और पतियों को लुभाती है, और जब पति लुभ जाते हैं तो वो पतियों के कपड़े उतार देती है। पति सोचते हैं मस्त गर्मा गर्म एक्शन शुरू होने वाला है, पर वो इतना ही करती है कपड़े उतार के सब खून पी जाती है। वो रात में ये सारा कार्यक्रम करे, इससे पहले दिन में जाकर के उसे घूस दे देनी चाहिए कि ले छम्मो चुड़ैल तू घूस ले ले, तू रात में आके मेरे पति का खून मत पीना। और जब वो पति का खून नहीं पिएगी तो पति की आयु लंबी हो जाएगी। ये तर्क है बस, इसमें आप समझ क्या नहीं रही थी। पति को बचाइए, चुड़ैल को पटाइए। तो छम्मो चुड़ैल ने दिखा दिया। संस्कृत का कोई
ऊंचा ग्रंथ नहीं जो मैंने नहीं पढ़ा, और ज्यादातर न सिर्फ पढ़े बल्कि पढ़ाए। आप जिसको धर्म बोलते हो, दशकों से उसी के ग्रंथों को पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं। कोई मेरे ऊपर मंत्र मारेगा? सारे मंत्र तो मेरे पास हैं। और इतना ही नहीं, छम्मो चुड़ैल तो देसी है। मैंने तो जो विदेशी मंत्र हैं वो भी पढ़े हैं, वो भी पढ़ा रहा हूं। छम्मो चुड़ैल को चुआंगजू का कुछ पता है? घबरा जाएगी। पता है उसे? या अभी रूमी को खड़ा कर दूं, बोलूं अपना सूफी विरलिंग शुरू कर दीजिए, घूमेंगे रूमी, छम्मो चकरा जाएगी। तो मेरे पास तो इंपोर्टेड मंत्र भी हैं। क्या करेगी छम्मो मेरा? और धार्मिक के अलावा जो जिन्हें तुम बोल लो मात्र दार्शनिक, वो मंत्र भी हैं जिनका नाम ही नहीं सुना होगा छम्मो ने। वोल्टायर थे, वो बड़े रंगीन मिजाज थे, वो छम्मो को ही छेड़ देंगे। मेरी दोस्ती तो वोल्टायर से भी है। मार्क्स को ले आऊंगा, छम्मो को बोलेंगे तू अंदर जाएगी, अफीम चटाती है सबको। छोड़ो। जाघट प्रेम न संचरै, सो घट जान मसान। जाघट प्रेम न संचरै, सो घट जान मसान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण रे साधो, सांस लेत बिन प्राण। अधिक स्नेही माछ रे, दूजा लप सने। अधिक स्नेही माछ रे, दूजा लप सने। जब ही जलते बिछुरे, तब ही त्यागे देह रे साधो, तब ही त्यागे देह। जागो लोगो मत सो, ना करो नींद से प्यार। जागो लोगो मत सो, ना करो नींद से प्यार। जैसे सपना रैन का, ऐसा यह संसार रे साधो, ऐसा यह संसार।
मेरा नाम अनुराधा है और मैं शिलांग मेघालय से हूँ। आचार्य जी से मैं 2023 से सुन रही हूँ यूट्यूब से, और 2024 से लाइव सेशन से जुड़ी हूँ। और आचार्य जी से जुड़ने के बाद बहुत सारे चेंजेस तो आया ही है। फॉर एग्जाम्पल कि पहले मैं वेजिटेरियन थी, ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट और ये जो डायरी इंडस्ट्री का जो ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल्स है, उसके बारे में पता नहीं था। उसके बाद आचार्य जी से सुनने के बाद मैंने रिसर्च भी किया, तो वहाँ से पता चला कि कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है एनिमल्स के साथ। तो उसके बाद मैंने जो मिल्क है उसको छोड़ दिया खाना, और जो भी मिल्क प्रोडक्ट है उसको मैंने छोड़ दिया। तो अभी से मैं वीगन हूँ। और पहले पढ़ाई में जो फोकस करने में डिफिकल्टी होता था, अभी वो नहीं होता। एक अंदर का जो ये एक फोकस है, वो है कि हाँ फोकस है लाइफ में। और जो डीकटलिंग है, ये अननेसेसरी चीजों के बारे में सोचना, वो नहीं है। माइंड फोकस रहता है। और उसके बाद जैसे कि पहले मैं मोटी थी, 62 kg थी। आचार्य जी को सुनने के बाद मैंने जिम ज्वाइन किया, अभी मैं 56 kg की हूँ, तो वो अच्छी बात है। और हाँ, म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर लिया आचार्य जी को सुनने के बाद। तो हाँ, ये सारी चेंजेस है, और चेंजेस तो बहुत सारी भी है, बट ये सारी चेंजेस है। और आज के सत्र से ये सीखा कि जो आचार्य जी ने समझाया, एक्चुअली हम लोग तो मशीन है, और मशीन की तरह ही पैटर्न में चलते हैं कि उठा ये किया वो किया। कुछ भी चीज अलग नहीं होता है। जैसे आचार्य जी ने बोला कि पास में भी हम वही है, और प्रेजेंट में भी जो है वही मैकेनिकली हम लोग फंक्शन करते हैं। तो वो अच्छी बात पता चला। तो लास्ट में एक दोहा गाना चाहूंगी। पीले प्याला हुए मतवाला, पीले प्याला हुए मतवाला, प्याला प्रेम हरी रस तारे। थैंक यू सो मच।